नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज का टॉपिक है ध्रुव स्वामिनी नाटक, जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न संभावित बनते हैं, सभी प्रश्न को इसमें कंपाइल किए हैं। तो आप सब वीडियो को अंत तक देखिए और होप कि इससे आप सबका एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो अपडेट करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अंत में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, ध्रुव स्वामिनी। तो जैसे कि जानते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। तो थोड़ा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। लिखा है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को बनारस में हुआ तथा मृत्यु है जो 15 नवंबर 1937 को बनारस में, यानी दोनों जन्म भी बनारस में और मृत्यु भी बनारस में। कवि के पितामह शिव रतन साहू वाराणसी के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक थे और एक विशेष प्रकार की सुरती, यानी सुरती किसको बोलते, तंबाकू को बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। तो ये सब जयशंकर प्रसाद जी है जो कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यास, निबंध लेखक थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। प्रसाद का कुटुंब शिव का उपासक था। माता पिता ने उनके जन्म के लिए अपने इष्ट देव से बड़ी प्रार्थना की थी। वेदनाथ धाम के झारखंड से लेकर उज्जैन के महाकाल की आराधना के फलस्वरूप पुत्र जन्म स्वीकार कर लेने के कारण शेषों में जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कहकर पुकारा जाता था। आगे लिखा कि वेदनाथ धाम में ही जयशंकर प्रसाद का नामकरण संस्कार हुआ। आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि इन्होंने अपने नाटकों में इतिवृत्तों को सजीव रूप देने के लिए कल्पना का समावेश किया। इन्होंने प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र एवं पाश्चात्य नाट्य व विधियों के प्रति समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया। इनके नाटकों में महाभारत युग के अंत से लेकर हर्षवर्धन के उद्भव तक संपूर्ण सांस्कृतिक वातावरण बिंबित है। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी ने कौन कौन से नाटक लिखा। जैसे नाटक पढ़ रहे हैं तो इनके पूरे नाटक के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है, इसका जो पहला नाटक है सज्जन 1910 में प्रकाशित, महाभारत के कथानक पर आधारित है। यह जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक है। अब अगला दूसरा देखते हैं। दूसरा है कल्याणी परिणय। कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी में प्रकाशित चंद्रगुप्त, चाणक्य व विदेशी आक्रमणकारी सेल्यूकस की कथा है इसमें। तीसरा करुणालय जो 1912 में ही प्रकाशित हुआ। पितृभक्त पुनः शेष एवं राजकुमार पुरोहित की पौराणिक कथा का चित्रण है। यह हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है। प्रायश्चित अगला है 1913 में प्रकाशित। जयचंद की मृत्यु की घटना का गैर ऐतिहासिक वर्णन तथा साथ ही पृथ्वीराज व शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का वर्णन है। अगला है राज्यश्री 1915 में, जो हर्षचरित तथा चीनी आत्री हवनसांग की कथा को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। अगला देखते हैं विशाखा। विशाखा 1921 में प्रकाशित कल्हन की प्रसिद्ध कृति राजत रंगिनी के शुरुआती भाग के आधार पर लिखा गया नाटक है। अगला अजातशत्रु 1922 में 4 राज्यों मगध, काशी, कौशाम्बी व कौशल को आधार बनाकर लिखा गया नाटक, जिसमें मगध चारों राज्यों के केंद्र में है।
अगला जन्मजय का नागयज्ञ 1926 में प्रकाशित हुआ था। ये है जो महाभारत की कथा पर आधारित है। जन्मजय के सर्पयज्ञ तथा आर्य और नाग की परस्पर मित्रता का चित्रण इसमें किया गया है। अगला कामना है 1927 में प्रकाशित। ये प्रसाद का सर्वथा मौलिक नाटक जिसमें भावनाओं को पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला देखते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त है 1928 में प्रकाशित। इसमें भारतीय व यूरोपीय नाटकों का समन्वय है। कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की आंतरिक स्थिति का चित्रण। अगला एक घूंट 1930 में आनंदवादी दर्शन का व्यवहारिक रूप। अगला चंद्रगुप्त 1931 में चंद्रगुप्त व चाणक्य का अत्याचारी नंद तथा विदेशी यूनानियों से संघर्ष का चित्रण है इसमें। और इसका जो अंतिम नाटक है जो ध्रुव स्वामिनी जो हम लोग को पढ़ना है, इसका प्रकाशन वर्ष है जो 1933। इसमें जो गुप्त वंश की स्त्री पुनर्विवाह वाली ऐतिहासिक घटना के आधार पर स्त्री चरित्र के सशक्तिकरण पर बल दिया गया इसमें। अब देखते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक। इसे है जो बारीकी से एक एक प्रश्न बताऊंगा, तो आप सब इसे ध्यान से देखिए और जो भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट लगे आप सबको उसे नोट करते जाइए। तो देखते हैं ध्रुव स्वामिनी। सबसे पहले लिखा है कि इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है, साथ ही स्त्री पात्रों के सशक्तिकरण का चित्रण मिलता है। आगे लिखा है भाषा की दृष्टि से यह नाटक प्रसाद के अन्य नाटकों के विपरीत बोलचाल की भाषा के करीब है। यह जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति मानी जाती है। यह नाटक विशाखा के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है। इसमें कुल 3 अंक है। प्रत्येक अंक में केवल एक ही दृश्य है। इसमें कुल 4 गीत है, जो पहला अंक में 2 गीत और दूसरे अंक में 2 गीत है। स्त्री प्रधान इस नाटक को नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहा जाता है। आगे लिखता है कि इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी प्रमुख पात्र है, जो नारी चिंतन के विषयों को समग्र रूप से प्रस्तुत करती है। नाटक में पात्रों के माध्यम से महिला की समस्याओं को समाज की महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को उजागर करता है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार प्रसाद जी के ध्रुव स्वामिनी नाटक में एक संभ्रांत राजकुल की स्त्री का विवाह संबंध मोच सामने लाया गया है, जो वर्तमान सामाजिक आंदोलन का एक अंग है। तो ये जितने भी फैक्ट्स बताएं सारे इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न बना सकता है एग्जाम में। अब देखते हैं इस नाटक के पात्र कौन कौन है। पहले देखते हैं स्त्री पात्र। स्त्री पात्र में 3 है। एक है ध्रुव स्वामिनी, यह नाटक की नायिका है। इतिहास में इसका नाम ध्रुवश्री मिलता है। ध्रुव स्वामिनी इस नाटक में एक स्वाभिमानी, ओजस्विनी एवं नारीत्व के उदात्त गुणों से युक्त स्त्री के रूप में चित्रित हुई है। रामगुप्त की ये धर्मपत्नी है, जबकि चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी। रामगुप्त की हत्या के बाद चंद्रगुप्त के साथ पत्नी की भांति जीवन व्यतीत करती है। समस्त घटनाएं इसी से संबंधित है। दूसरा पात्र है इसका मंदाकिनी, महिला पात्र में। ये जो चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन है, साहसी और प्रगतिशील युवती है, नारी मन की व्यथा को समझती है। अगला तीसरा है कोमा, जो एक काल्पनिक पात्र है, काल्पनिक पात्र। ये मिहिरदेव की पालित पुत्री एवं शकराज की प्रेमिका है। कोमा भावुक, श्रेल हृदय एवं नारित्व के गुणों से युक्त पात्र है। तो ये 3 स्त्री पात्र थे। अब पुरुष पात्र देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो इस नाटक का नायक है चंद्रगुप्त। नाटक का नायक ये त्यागी, आत्मगौरव से युक्त, साहसी एवं वीर चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र, रामगुप्त का छोटा भाई एवं ध्रुव स्वामिनी का प्रेमी है। दूसरा रामगुप्त कायर, मर्यादाहीन, स्वार्थी रामगुप्त समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र एवं चंद्रगुप्त का बड़ा भाई है। अगला देखते हैं शिखर स्वामी। शिखर स्वामी नीतिज्ञ, षड्यंत्रकारी, अधम एवं रामगुप्त का विश्वास पात्र है।
अगला पुरोहित धर्मपरायण, तेजस्वी, निर्भीक एवं रामगुप्त के राज दरबार का पुरोहित है। अगला सकराज, शकों का राजा, राजनीतिज्ञ, पुरुषार्थी एवं कोमा का प्रेमी है, जो कि चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाता है। अगला है मिहिरदेव, सकराज का गुरु, कोमा का पालन पोषण करने वाला, जो कि चंद्रगुप्त के सैनिकों द्वारा मारा जाता है। अगला देखते हैं खिंगिल। खिंगिल है सकराज के राज दरबार का दूत है, जो कि सकराज को रामगुप्त से संधि की शर्तों के बारे में बताता है। तो ये 7 और 3 स्त्री पात्र कुल 10 है जो इसका मुख्य पात्र है। 10 है मुख्य पात्र। इसके अलावा सामंत कुमार, कुबड़ा, हिजड़ा, बोना, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, सकसामंत एवं नर्तकियाँ भी है। अब देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। जो इतने भी MCQ बनते इस टॉपिक से सारे का सारा बताने का प्रयास किया हूँ। आप सब बने रहिए अंत तक और देखिए एक एक प्रश्न को बारीकी से। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है, नाटक के क्षेत्र में लगभग वही स्थान प्रसाद जी का है। यह कथन किसका है? तो यह कथन नागेंद्र जी का है, डॉक्टर नागेंद्र जी। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि पूर्ववर्ती नाटक स्वच्छंदतावादी है तो ध्रुव स्वामिनी आधा रोमांटिक और आधा यथार्थवादी है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है जो डॉक्टर बच्चन सिंह जी का ही है। तीसरा नंबर प्रश्न, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? तो ये कथन जयशंकर प्रसाद जी ने कहे हैं। अगला प्रश्न चौथा देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न में पूछा है कि नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी नाटक को। अगला प्रश्न 5 नंबर, किस आचार्य ने ध्रुव स्वामिनी नाटक को प्रसाद का एक नवीन प्रयोग माना है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न 6 नंबर में पूछा है, प्रस्तुत शब्दों में से कौन सा शब्द नाटक से घनिष्ठ संबंध रखता है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, रंगमंच। अगला 7वां प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 1933। अगला प्रश्न 8 नंबर में पूछा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में विवाह की किस पद्धति का समर्थन किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, पुनर्विवाह। अगला प्रश्न 9 नंबर, ध्रुव स्वामिनी निम्न में से किस कोटि का नाटक है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, यथार्थवादी। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर में पूछा है, जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन सा रस प्रधान है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, वीर रस। अगला प्रश्न 11 नंबर, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो कुल 3 अंक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर में पूछा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत हैं? तो कुल 4 गीत है। पहला अंक में 2 गीत और दूसरा अंक में 2 गीत। अगला प्रश्न 13 नंबर, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है? तो ये है ध्रुव स्वामिनी जी का ही कथन से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न 14 नंबर पूछा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक किसमें से है? तो इसका नायक कौन है? चंद्रगुप्त और नायिका ध्रुव स्वामी। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी पाठ में झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां किससे हिल रही है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, पवन से। अगला प्रश्न 16 नंबर में पूछा है, निम्नलिखित में ध्रुव स्वामिनी किसकी बागदत्ता है? तो बागदत्ता चंद्रगुप्त की रहती है। अगला प्रश्न 17 नंबर, यह कसक अरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने अपने नीरव गाथा, कह जा करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा।
यह गीत किसके द्वारा गाया जाता है? तो ये गीत है मंदाकिनी गाती है और प्रथम अंक में। अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर में पूछा है, पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्णों कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। यह गीत किसने गाया है? तो ये गीत भी है मंदाकिनी गाई है प्रथम अंक में। ये दोनों गीत है जो प्रथम अंक में है और दो नेक्स्ट गीत है जो द्वितीय अंक में है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामी को आत्महत्या करने से कौन रोकता है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर में पूछा है, ध्रुव स्वामी की खड्गधारिणी किसकी गुप्तचर है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी रामगुप्त का। अगला प्रश्न 21 नंबर, ध्रुव स्वामी किसकी पुत्री थी? तो सही उत्तर ऑप्शन बी लिच्छवी राजा की। अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर में पूछा है, शक्रराज की संधि को कौन स्वीकार करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी रामगुप्त। अगला प्रश्न 23 नंबर, ध्रुव स्वामी नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने गीत हैं? तो 2 गीत है जो पहले हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर, पूछा कि नाटक के प्रथम अंक के दोनों गीत किसके द्वारा गाए गए हैं? तो मंदाकिनी के द्वारा। अगला प्रश्न 25 नंबर, ध्रुव स्वामी नाटक में हिजड़ा किसके पीठ पर बैठता है? तो कुबड़ा के पीठ पे। अगला प्रश्न 26 नंबर, पूछा कि कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कथन किस रचना से है? तो सही उत्तर ध्रुव स्वामी नाटक से है। अगला प्रश्न, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह किसका कथन है? तो ये शक्रराज कहते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर, पूछा कि ध्रुव स्वामी नाटक में कटार निकालकर आत्महत्या का प्रयास कौन करता है? तो सही उत्तर ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न 29 नंबर, ध्रुव स्वामी नाटक के आधार पर कुंज किसके बीच अवस्थित है? तो ये है जो चंद्रताप और पहाड़ी के बीच। अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर में पूछ रहा है कि कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो ये कथन ध्रुव स्वामिनी का है। अगला प्रश्न 31 नंबर, ध्रुव स्वामी पाठ में दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर कौन चढ़ाई करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी बोना। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर। 32 नंबर में पूछ रहा है कि सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। ध्रुव स्वामी नाटक में यह किसका कथन है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए मंदाकिनी का। अगला प्रश्न 33 नंबर, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता, यह किसका कथन है? तो यह सही उत्तर ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी का। अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न में पूछा है कि शक्रराज रामगुप्त से संधि के रूप में क्या उपहार मांगता है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी को। अगला प्रश्न 35 नंबर, ध्रुव स्वामिनी पाठ के प्रथम अंक में मंच पर बैठकर कौन रोने लगती है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर में पूछा है, ओवन तेरी चंचल छाया इसमें बैठे घूंट भर पी लूँ, जो रस तू है लाया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह गीत किसने गाया है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी कोमा ने द्वितीय अंक में। अगला प्रश्न 37 नंबर, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है, सब झूम रहे अपने सुख में तूने क्यों बाधा डाली है। यह गीत किसके द्वारा गाया जाता है? तो ये है नर्तकियों द्वारा शक्रराज के द्वार में गाया जाता है और द्वितीय अंक में है।
यानी ये दोनों गीत है जो द्वितीय अंक का है। अगला प्रश्न 38 नंबर में पूछा है कि ओवन तेरी चंचल छाया शीर्षक नेपथ्यम गीत ध्रुव स्वामी नाटक के किस अंक में है? तो द्वितीय अंक में। अगला प्रश्न शकराज का पुरोहित कौन है? तो शकराज का पुरोहित मिहिर देव है। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। इसमें पूछा है मैं तो दर्य से दबती तुम्हारी महत्वई पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, यह कथन किसका है? तो ये कथन कोमा का है। अगला प्रश्न रामगुप्त किस तरह का शासक था? तो ये अयोग्य शासक था। अगला प्रश्न ध्रुव स्वामी नाटक का अस्थायी भाव क्या है? तो इसका अस्थायी भाव उत्साह है। अगला प्रश्न कोमा को किस पात्र ने धूमकेतु को दिखाकर भयानक अमंगल की सूचना दी? तो सही उत्तर ऑप्शन ए मिहिर देव। अगला प्रश्न 44 नंबर। इसमें पूछा है कि ध्रुव स्वामी पाठ के किस अंक में कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी के सिंहासन का वर्णन है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी द्वितीय अंक। अगला प्रश्न 45 नंबर। चंद्रगुप्त शकराज का वध किस वेश में करता है? तो स्त्री वेश में करता है जो ध्रुव स्वामी बनकर जाता है। अगला प्रश्न 46 नंबर। इसमें पूछा है कि ध्रुव स्वामी के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो सही उत्तर अनुरागमयी, ये प्रखरता है, स्वाभिमानी है, तेजस्विनी भी है, यानी ऑप्शन सी है जो इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न 47 नंबर। कोमा किससे प्रेम करती है? तो कोमा शकराज से प्रेम करती है। अगला प्रश्न है 48 नंबर। पूछा रामगुप्त का दुर्ग किसके सैनिकों ने घेर लिया था? तो सही उत्तर शकराज के सैनिकों ने। अगला प्रश्न 49 नंबर। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। ध्रुव स्वामी नाटक में यह किसका कथन है? तो सही उत्तर पुरोहित का। अगला प्रश्न 50 नंबर। इसमें पूछा है ध्रुव स्वामी की सखी का क्या नाम है? तो मंदाकिनी। अगला प्रश्न 51 नंबर। इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है, किसका कथन है? तो ये कोमा का कथन है। अगला प्रश्न 52 नंबर। इसमें पूछा है कि कोमा ध्रुव स्वामी के पास क्यों जाती है? तो कोमा ध्रुव स्वामी के पास जब चंद्रगुप्त उसके पति को मार देता है शकराज को, तो उसका शव को मांगने के लिए जाती है, यानी अपने पति के शव को मांगने के लिए। अगला प्रश्न ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है, तो ये काल्पित पात्र है। अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर में पूछा है ध्रुव स्वामी पाठ के आधार पर बताइए कि मिहिर देव की बेटी कौन थी? तो सही उत्तर कोमा। अगला प्रश्न ध्रुव स्वामी पाठ में शकराज किससे कहता है कि मुझे स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा चाहिए? तो सही उत्तर ऑप्शन बी कोमा। अगला प्रश्न देखेंगे 56 नंबर। इसमें पूछा है ध्रुव स्वामी पाठ के आधार पर बताइए कि चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी के बीच झगड़ा के दौरान उनके बीच में कौन खड़े हो जाते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन ए शकराज। अगला प्रश्न 57 नंबर। ध्रुव स्वामी पाठ के तृतीय अंक में महादेवी की जय हो किसने कहा है? तो सैनिकों ने कहा है। अगला प्रश्न 58 नंबर। इसमें पूछा है ध्रुव स्वामी पाठ में कोमा किससे भीख मांगती है? तो ध्रुव स्वामी से मांगती है, अपना पति का शव। अगला प्रश्न ध्रुव स्वामी पाठ के किस अंक में पुरोहित ने ध्रुव स्वामी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी तृतीय अंक में। अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न में पूछा है ध्रुव स्वामी पाठ में चंद्रगुप्त की रक्षा कौन करता है? तो चंद्रगुप्त का रक्षा सामंत कुमार करता है जब शकराज उसे मारना चाहता है।
अगला प्रश्न 61 नंबर, नाटक के प्रथम अंक में जब शुरू में ध्रुव स्वामिनी प्रवेश करती है तो उसके पीछे पीछे एक लंबी और क्रूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए कौन आती है? तो सही उत्तर खड्गधारिणी। अगला प्रश्न 62 नंबर, इसमें पूछा है कि देखो तो कुमार यह भी कोई बात है, आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कौन कहता है? तो ये रामगुप्त कहता है प्रथम अंक में। अगला प्रश्न 63 नंबर, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं, उनमें मदिरा नहीं शीतल जल की धारा बहती है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह उक्ति किसकी है? तो सही उत्तर कौमा की। अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न में ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त को क्लीव की संज्ञा किसने दी? तो सही उत्तर ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न 65 नंबर, ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस अंक में ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या करना चाहती है? तो पहला अंक में, जो चंद्रगुप्त आके बचा लेता है। अगला प्रश्न 66 नंबर, इसमें पूछा है कि कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें, और उसका बड़ा भाई रामगुप्त कपटाचारी रामगुप्त जी करता है इस कुलसित वातावरण से कहीं दूर विस्मृति में अपने को छिपा लूं। यह ध्रुव स्वामिनी नाटक में किसका कथन है? तो ये कथन है मंदाकिनी का। अगला प्रश्न, अरे यह तो मैं हूँ नल कुबर की वध, दिग्विजयी वीर क्या तुम स्त्री से वध करोगे, लौट जाओ कल आना, यह कौन कहता है? तो ये हिजड़ा कहता है। अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न में पूछा है कि रामगुप्त अपनी धर्मपत्नी ध्रुव स्वामिनी को किसके हाथ सौंप देता है? तो सकराज के हाथ। अगला प्रश्न 69 नंबर, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा, वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? तो ये रामगुप्त का है। अगला प्रश्न 70 नंबर, इसमें पूछा है जिन स्त्रियों की क्रम बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके? ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी मंदाकिनी का। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न में पूछा है इसमें से कौन सा कथन मंदाकिनी का नहीं है? पहला कथन, जिन स्त्रियों के धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके? तो ये मंदाकिनी का कथन ये पहले बता चुके हैं, यानी ये नहीं होगा। सच है वीरता जब भागती तब उसके पैरों में राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है, ये भी मंदाकिनी का कथन है। अगला, राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है तब भी उस राज्य की रक्षा होनी चाहिए, ये भी है जो मंदाकिनी का है। ऑप्शन डी है मंदाकिनी का नहीं, ये ध्रुव स्वामिनी का है। ध्रुव स्वामिनी कहते हैं कुमार या मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, तो ये ध्रुव स्वामिनी का है। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के दूसरे अंक में कितने गीत आया है? तो 2 गीत, पहला अंक में 2 और दूसरा अंक में 2, तीसरा अंक में कोई भी गीत नहीं आया है। अगला प्रश्न देखेंगे 73 नंबर, इसमें पूछा है जीवन विश्व की संपत्ति है, किसका कथन है? तो ये चंद्रगुप्त का कथन है। अगला, निर्लज मध्यप कलियुग, वह तो मेरा कोई रक्षक नहीं, मैं उपहार देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरल ललिमा है, मेरे हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कथन किसका है? तो ये कथन ध्रुव स्वामिनी का है। अगला प्रश्न देखेंगे 75 नंबर। 75 नंबर में पूछा है मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है? ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह किसका कथन है?
तो सही उत्तर ध्रुव स्वामिनी का। अगला प्रश्न 76 नंबर, राज चक्र सबको पिसता है, पिसने दो, हम निसहायों को और दुर्बलों को पिसने दो, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी का। अगला प्रश्न देखेंगे 77 नंबर, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा गया है? तो शिखर स्वामी को। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक में संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छे हुए भी अच्छी लगती है और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती है, यह संवाद किस पात्र का है? तो ये कोमा का है, द्वितीय अंक में कहा है। अगला प्रश्न 79 नंबर, होप कि आप सबको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और ये जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सब एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सबको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और होप कि इस वीडियो से देख लेने के बाद आपका प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता, यह कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन किससे कहता है? तो ये कोमा कहती है सकराज से, द्वितीय अंक में। अगला प्रश्न 80 नंबर, हम लोग गुप्तों की दृष्टि से जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के अनुकूल ही होगी। हाँ, मैंने अपने और सुर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी, यह कथन किसका है? तो ये कथन सकराज का है। अगला प्रश्न देखेंगे 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न में पूछा है, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षण भी, पर सुखदायी और हृदय को बेधने के लिए ही, इस बंधन को तोड़ डाल, यह कथन किसका है? तो ये कथन मिहिर देव का है। अगला प्रश्न, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, यह किसका कथन है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी सकराज। अगला प्रश्न देखेंगे 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न में पूछा है, रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री का वैथा ना समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत अस्तित्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जली होगी अवश्य, यह संवाद किस पात्र का है? तो ये संवाद है कोमा का है, तृतीय अंक में, और कोमा ध्रुव स्वामिनी से कहती है। अगला प्रश्न, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है, यदि ऐसा ना हो तो धर्म और विवाह खेल है, यह कथन किसने कहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी पुरोहित ने, तृतीय अंक में। अगला प्रश्न देखेंगे 85 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन कहता है कि विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कलीमा चढ़ा देता है, मैं आज यह स्वीकार करने से भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। तो ये कथन है जो चंद्रगुप्त का है, तृतीय अंक में बोलता है। अगला प्रश्न 86 नंबर, चंद्रगुप्त सकराज के शिविर में किस वेश में आता है? तो चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के वेश में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न में पूछा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंत में चंद्रगुप्त को कौन मारने की कोशिश करता है? तो ये है जो रामगुप्त मारने की कोशिश करता है, जो सामंत कुमार आकर उसे बचा लेता है। अगला प्रश्न 88 नंबर, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विद्रोही रूप के कारण किसे सफलता नहीं मिलती? तो सही उत्तर रामगुप्त को। अगला प्रश्न देखेंगे 89 नंबर और अंतिम प्रश्न इस टॉपिक का। पूछा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंत में रामगुप्त का वध किसने किया है? तो एक सामंत ने इसका वध कर देता है जब वो चंद्रगुप्त को मारने जाता है। तो ये थे इसका टॉप 89 MCQ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताए हैं। तो इस वीडियो को होप कि देख लेने के बाद आपके एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो आप सब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
धन्यवाद।